हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस। जिस तरह से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्राम्स बनाने के काम में आती है वो अलग अलग होती है, जैसे C++, जावा, कोबोल, फॉर्च्यून, इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। द सिमिलर वे में डेटाबेस बनाने के लिए भी एक अलग लैंग्वेज होती है जो काम में आती है। वैसे हमने इसके ऊपर एक वीडियो और बनाया था कि डेटाबेस का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। उस वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट करने वाली लैंग्वेज का डेवलपमेंट अलग अलग कंपनीज ने अपने हिसाब से किया, पर वो लैंग्वेज का फॉर्मेट हमेशा सेम ही रहा। तो वो जो फॉर्मेट है वो खुद अपने आप में एक लैंग्वेज जिसे बोला जाता है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चूँकि डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाई जाती है, काफ़ी लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स टेबल्स, जो कि यूज़र को तो काफ़ी इजी शो होती है और साथ के साथ वो टेबल को स्प्लिट करके भी देख सकता है या यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लेवल पे बात करें तो उन टेबल का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसके लिए अलग से ये लैंग्वेज पूरी काम में आती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके कई सारे वेरिएंट मौजूद है, SQL, नॉन SQL, न्यू SQL, इस तरह से। लेकिन ये सभी बेसिकली SQL के फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं। तो ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PL का, ये PL शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये अलग कैसे होती है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप C++, जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाइए जहाँ पे आपको कोई रिकॉर्ड बनाना है स्टूडेंट का, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे। आप प्रोग्राम बनाएंगे, उसके अंदर आप मेमोरी स्पेस जो है एलोकेट करेंगे पहले, एंड देन आप उसके बाद में जो है डेटाबेस बनाएंगे। तो होगा क्या कि वहाँ पे आपको हर एक चीज़ इंडिविजुअल डिफाइन करनी पड़ेगी। पहले आप जो है मेमोरी में से आप प्लेस लेंगे, फिर वो आप एलोकेट करेंगे प्रोग्राम को, फिर प्रोग्राम का ID जनरेट करके उसको मेमोरी को देंगे ताकि वो इंडिविजुअल जो है स्ट्रक्चर तैयार कर सके। देन उसके बाद में आप डेटा टाइप डिफाइन करोगे रन टाइम पे, देन आप वैल्यू इंसर्ट करोगे। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर बार आप जब भी आप उस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहोगे तो आपको हर बार पूरे प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही हेक्टिक था, एक तरह से ये फाइल सिस्टम ही था। तो इससे बचने के लिए या इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही SQL बनाया गया। यहाँ पे SQL देखिए अगर अलग अलग लेवल्स में काम करता है। सबसे पहले वो जो डेवलपर्स कहलाते हैं, ये SQL की मदद से डेटाबेस सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग एकदम अलग होती है। हमने जितने भी कमांड्स आप लोगों ने जो अब तक सुने हैं, इंसर्ट, अपडेट, मॉडिफायर, डिलीट, रिमूव, जॉइंट, स्प्लिट, ये सारे कमांड्स जो हैं, ये सारे कमांड यूजर लेवल पे या फिर एडमिन लेवल पे आते हैं। डेवलपर लेवल पे आपको बिल्कुल अलग तरह की लैंग्वेज देखने को मिलेगा, SQL का बिल्कुल अलग फॉर्मेट देखने को मिलेगा। एक तरह से वहाँ पे SQL के थ्रू आपको पूरा एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बना के दे दिया जाता है, फिर वहाँ पे एडमिन का काम चालू होता है, वो सीधा टेबल्स बनाना शुरू करता है, ठीक है। एंड देन वो टेबल्स बना करके खाली ब्लैंक टेबल्स बनाता है। अब यूज़र जो है उन टेबल्स के अंदर अपने हिसाब से डेटा इंसर्ट करते रहते हैं। तो ये जो है लैंग्वेज के अंदर 3 स्टेप पे काम हो रहा है। डेवलपर लेवल पे बिल्कुल अलग काम हो रहा है, देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो एडमिन लेवल पे बिल्कुल अलग काम हो रहा है जो कि काफ़ी इजी है, एंड देन यूज़र लेवल पे भी बस वो खाली डायरेक्ट बटन्स को यूज़ करके या फिर कमांड्स को यूज़ करके डायरेक्ट ही जो है डेटा मैनिपुलेट कर रहा है। तो इसी बेस पे SQL को फिर से 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका DDL, दूसरा है DML, फिर DCL या DQL, यानी डेटाबेस लैंग्वेजेस को 4 हिस्सों में डिफाइन किया गया। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। SQL सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो है लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाने के काम में आती है। तो आप चाहे तो इसे टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर होता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर होता है DCL, डेटा कमांड लैंग्वेज, एंड देन होता है या फिर से डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी बोलते हैं। देन होता है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये 4 टाइप का होता है, ठीक है। अब हम इनको 1 बाय 1 जो है स्टडी करना शुरू करते हैं ताकि आपको इनके बीच का फर्क समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे ये सीधा एडमिन लेवल से हमने इसको शुरू किया है। बेस लेवल जो है, जो डेवलपर्स का है, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एक्चुअली में डेटाबेस का SQL की मदद से, वो हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो है हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के क्राइटेरिया में आता है। अगर आप अलग से खुद खुद जो आप अगर डेटाबेस डेवलपर बनना चाह रहे हैं तब आपको जो है उनके पेड कोर्सेज करने होते हैं। तो अगर हम रूटीन की बात करें, जो सबसे ज़्यादा कॉमन में अगर हम बात करें तो सीधा एडमिन लेवल से शुरू होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक कमांड्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप टेबल्स बनाते हैं सीधा, इसीलिए इसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोला गया है। सपोज जैसे कि कोई यूज़र मेरे पास आता है, बोलता है कि मुझे एक डेटाबेस चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, मुझे उसके अंदर स्टूडेंट का ID, उसका नेम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका क्लास, उसका रिजल्ट, उसका ब्लड ग्रुप, वो कब हमारे यहाँ पे उसने एडमिशन लिया, सारी डिटेल्स उस डेटाबेस में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से पूरी टेबल बना दूंगा।
तो मैं DDL की हेल्प से बनाऊंगा। कैसे? एक कमांड लेते हैं क्रिएट, ठीक है। क्रिएट का मतलब ही हो गया बनाना। अब हम यहाँ पे उस कमांड को देखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करनी है। किस नाम से? स्टूडेंट नाम से, ठीक है। अब ये कमांड दो हिस्सों में काम कर रहा है। ये तो पहला टेबल का हमने नेम क्रिएट किया है। अब हम टेबल के अंदर टोटल कितने कॉलम्स बनेंगे ये देते हैं हम यहाँ पे वैल्यू। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर SID, ये कॉलम का नेम है, फर्स्ट वाले कॉलम का। जो नेम आप सबसे पहले दोगे वही नेम सबसे पहले जाएगा। तो SID, स्टूडेंट ID का शॉर्ट फॉर्म। अब उसके आगे आप देखिए नम लिखा हुआ है। अभी नम क्या है? इस कॉलम के अंदर, इस फील्ड के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, उस पर रूल्स क्या अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर से एंटर हो सकते हैं, इसलिए मैंने नम लिखा है। एंड 05 इज अ वैल्यू कि यहाँ पे स्टूडेंट ID के अंदर 5 स्ट्रिंग या फिर 5 कैरेक्टर्स ही जो है इंसर्ट हो सकते हैं, 5 नंबर ही इंसर्ट हो सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 5 डिजिट का कोई भी आप नंबर डाल सकते हो, मिनिमम टू मिनिमम आप 1 का डाल सकते हो। लेकिन हालांकि हम जो है डेटाबेस के अंदर या फिर अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी बात करें तो हम हमेशा 01, 02 इस तरह से लिखते हैं, या फिर 00 भी, अगर 0 भी लिखना हो तो 00 लिखते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से 05 लिखा है उसी तरफ से जो है स्ट्रिंग्स एक्टिव होगी, यानी कि 5 डिजिट तक की स्ट्रिंग आप एंटर कर सकते हो। अगर आपने 6 डिजिट की स्ट्रिंग डाली तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर ब्लिच क्रिएट करेगा। अब अगला कॉलम क्या है? देखिए यहाँ कोमा लगाया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर्स का बहुत ध्यान रखना है। कोमा एंड देन टर्मिनेशन कॉलन जिसको हम बोलते हैं। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आकर के स्टेटमेंट क्लोज हो चुका है, ठीक है। अगर आप खाली कोमा लगा देंगे तो स्टेटमेंट कंटिन्यू चल रहा, आप एंटर करेंगे, आपकी क्वेरी कभी रन ही नहीं करेगी, इसलिए टर्मिनेशन क्लोज लगाया जाता है। जबकि कोमा का मतलब होता है कभी और डेटा आना बाकी है। तो जो नेक्स्ट कॉलम है नेम, ये रहा, इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी? कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसकी रेंज हमने कितनी रखी है? 30 डिजिट्स की। इसके अंदर स्पेस भी शामिल है, जो खाली स्पेस आता है नाम के बीच में वो भी काउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्लास, ये हमारा तीसरा कॉलम है। इसके अंदर वेर के ना, वेर के का मतलब क्या होता है? वेरिएबल एंड कैरेक्टर्स। यहाँ पे नंबर में भी आप लिख सकते हो उसको, कैरेक्टर में भी लिख सकते हो। एंड उसकी रेंज मैंने कितनी दी है? 05। देन मैंने इस पूरे क्लोज स्टेटमेंट को मैंने क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा कमांड पूरा हो गया और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मुझे एक टेबल शो होगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से टेबल बनाई है, आपको रियल जब आप SQL चलाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे बॉर्डर्स नहीं दिखेंगे, बस खाली 3 कॉलम, मतलब 3 टाइटल दिखेंगे, SID, नेम एंड क्लास, जो कि अपने स्पेस के हिसाब से बटे हुए होंगे। देखिए SID का वैल्यू मैंने छोटा रखा है, क्लास का भी छोटा है, नेम का बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया है। रियल वर्ल्ड में आपको वहाँ पे बॉर्डर्स नहीं शो होंगे, डायरेक्ट टाइटल लिखे हुए दिखेंगे, लेकिन हमेशा ये टाइटल अपने बॉर्डर को फॉलो करेंगे। ये जो मैंने लाइंस बनी इस बॉर्डर के आगे नहीं जाएंगे, वो यूनिक के ऊपर टाइटल कुछ और, नीचे इसकी वैल्यू जा रही है, वो ऑटोमेटिक नीचे चली जाएगी। तो इस चीज़ को ये फॉलो करते हैं। तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। यहाँ पे एडमिन ने एक टेबल बना के दे दी, अब यूजर को अपने हिसाब से उसमें इंसर्ट, अपडेट, मॉडिफाई करते रहना है, वो सब DML के अंदर आएंगे। अभी हम फिलहाल DDL पे चल रहे हैं। तो इसी तरह से और भी कमांड होते हैं। ये हो गया क्रिएट के लिए। फिर एल्टर, अब एल्टर किस काम में आता है? मुझे टेबल का स्ट्रक्चर बदलना है। सपोज क्या हुआ कि मुझे SID अभी नंबर में, अब मैं चाहता हूँ कि ये भी वेर के में आ जाए, यानी कि चाहूँ तो मैं नंबर्स डालूँ, चाहे तो मैं अल्फ़ाबेट्स डालूँ, तो मैं एल्टर कमांड में जाऊँगा और टेबल का नाम लूँगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट। अब कैसे चेंज करना है कि SID, अब यहाँ पे नम को मैं हटा करके क्या कर दूंगा? वेर के, और अपडेट मतलब जो है एंटर करूँगा, तो मेरी क्वेरी जो है अल्टर हो जाएगी। और यहाँ पे SID जो है उसके अंदर वेर के वाली वैल्यू भी आ सकती है। उसी तरह से और भी कमांड होते हैं। ड्रॉप कमांड, अब ड्रॉप कमांड क्या करता है? ये टेबल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, जिन्होंने जो डेटा होल्ड कर रखा है, उसको ड्रॉप करने के लिए। देखिए यहाँ पे टेबल को ड्रॉप करने की बात नहीं की जा रही है। सपोज जैसे मुझे क्या करना है कि ये क्लास वाला पूरा कॉलम ही रिमूव करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कमांड भी अप्लाई कर सकता हूँ। उससे क्या होगा? पूरा कॉलम ही हट जाएगा। या फिर मैं चाहता हूँ उस टेबल में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ क्लास वाला है जो कॉलम, उसकी जो वैल्यूज एक बार वो हट जाए, तब भी मैं ड्रॉप कमांड यूज़ कर सकता हूँ। तो कुल मिला के ड्रॉप कमांड जो है किसी स्पेसिफिक पार्ट को हटाने के लिए काम में आता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये टेबल को डिलीट करने के लिए काम में नहीं आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रंकेट की। ना व्हाट इज ट्रंकेट? देखिए ट्रंकेट का सीधा सा मतलब हो गया कि किसी स्पेसिफिक पोर्शन को सेलेक्ट करना, या एक या दो से ज़्यादा कॉलम्स को मर्ज करते हुए उसके डेटा को सेलेक्ट करना, या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी कि स्पेसिफिक डेटा रेंज सेलेक्ट करना। इसके लिए ट्रंकेट कमांड जो है काम में आता है। जैसे कि अगर मुझे क्या करना हो, टेबल के अंदर जितना भी डेटा मौजूद है, फिलहाल कॉलम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी फील्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके अंदर जितना भी डेटा मौजूद है मुझे सारा का सारा रिमूव करना है, तो पहले मैं उनको ट्रंकेट कर दूंगा, तो सारा डेटा पहले सेलेक्ट होगा एंड देन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रंकेट कमांड जो है वर्क करता है। अब बात करते हैं कमेंट की। अब कमेंट एक ऐसा कमांड है जो कि आपने बहुत ही रेयर केस में सुना होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये एडमिन लेवल के कमांड्स हैं। तो कमेंट का मतलब ये हो गया डेटा डिक्शनरी के अंदर इस टेबल से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कमेंट देना, ठीक है, या टेबल को फ्लैग करना, या टेबल का वेरिएशन चेंज करना। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो कमेंट है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं थ्योरी या कोई इंस्ट्रक्शंस है जो कि डेटा डिक्शनरी में डाले जाते हैं। अब डेटा डिक्शनरी क्या होती है?
देखिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर काफ़ी वास्ट होता है, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बनती हैं। जैसे कि हम स्कूल के डेटाबेस की ही बात करें तो यूनिक खाली बस वहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड टेबल बनेगी। यूँ देखें तो टेबल काफ़ी बड़ी हो जाएगी। स्कूल की खुद की अलग टेबल बनेगी, स्कूल की आईडी कब से एस्टेब्लिश है, उसका नाम क्या है, देन उसमें ईयर वाइज क्या क्या चेंजेस हुए, कब कब वो प्रमोट हुआ, ये सारी चीज़ें अलग टेबल बनेगी। फिर स्टाफ कितना है, कब कौन सा आया, कौन सा स्टाफ गया, ये सारे स्टाफ की अलग बनेगी। मैनेजमेंट स्टाफ की अलग बनेगी, टीचिंग स्टाफ की अलग बनेगी, और हमारे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की अलग बनेगी, स्टूडेंट्स की अलग बनेगी, एग्जाम सेक्शन की अलग बनेगी, सिलेबस की अलग बनेगी। इस तरह से मल्टीपल टेबल्स बनती जाती हैं और इन सबको मिलाकर के पूरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर रन करता है, जो इन सारी टेबल्स को कंट्रोल करता है। तो इन सब टेबल्स के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ये टेबल्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर कब इनको ऐड किया गया, कब किस टेबल में क्या क्या चेंजेस किए गए, ये सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। तो ये जो रिकॉर्ड होता है इसी को डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। डेटा डिक्शनरी नथिंग एल्स, वो ऑब्जेक्ट जो मेटा डेटा होल्ड करके रखे। और मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। इस टेबल के बारे में जो डेटा है उसको भी होल्ड करके रखा जाता है। तो ये सब डेटा डिक्शनरी में जाता है, ताकि जब डेवलपर्स होते हैं उन्हें ये पता लग सके कि भाई सॉफ्टवेयर को यूज़ करना जब से शुरू किया गया उसके बाद से किस किस तरह से इसको यूज़ किया गया है, कितनी टेबल्स बनाई गई, उनमें क्या चेंजेस हुए, क्या क्या उनमें ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अपडेट डेटा डिक्शनरी ये भी डीडीएल का ही काम है। अपडेट इज नॉट अ कमांड। देखिए कमांड मैंने कैपिटल में लिखे हैं, ये कोई कमांड नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये इसका एक टास्क है, अपडेट डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए भी डीडीएल ही काम में आता है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जैसा मैं बता चुका हूँ डीडीएल के थ्रू टेबल्स ही बनती है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस एप्लीकेशन जो है वो टेबुलर फॉर्म में डेटा को सेव करती है। तो इन शॉर्ट डीडीएल जो है वो डेटाबेस स्कीमा देने के काम में आता है। ये आपके सामने स्कीमा का एक एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक अ कोडिंग पार्ट। स्कीमा का शॉर्ट फॉर्म हम अगर हम समझना चाहें तो हम उसे कोडिंग पार्ट बोल सकते हैं। तो ये पूरा कोडिंग पार्ट दे रखा है मेरे सामने। ठीक है, उसके थ्रू मैंने टेबल्स बनाई है। ठीक है, और ये बेसिक कमांड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो ये रहा पूरा डीडीएल का डिस्क्रिप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं डीएमएल की तरफ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखिए ये यूजर लेवल का पार्ट आ जाता है यहाँ पे। मैनिपुलेशन मतलब इंसर्ट, अपडेट, मॉडिफाई, डिलीट, इस तरह के जो कमांड्स होते हैं जो यूजर डायरेक्ट जो है यूज कर सकता है। ये एडमिन उन्हें परमिशन देता है ऐसा करने के लिए, और ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कमांड्स है जो यूजर इस्तेमाल कर सकता है। नाउ वन मोर थिंग, क्रिएट कमांड हमें डीएमएल में मिल सकता है अगर यूज़र खुद कोई टेबल क्रिएट करना चाहे, लेकिन इसके लिए ये डिपेंड करता है कि यूज़र के पास किस तरह के परमिशन राइट्स उसे दिए हुए हैं। क्या उसे एडमिन ने राइट्स दे रखे हैं कि वो अपने हिसाब से नई टेबल्स क्रिएट कर सके? ठीक है, अगर नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे परमिशन दी हुई है तो वहाँ पे ऐसा क्रिएट वो कर सकता है। ठीक है, ये सब सिक्योरिटी के लिए होता है। सपोज जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आप अलग से पूरा फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते। आप न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो नया फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने, जहाँ पर आप वैल्यू इंसर्ट, अपडेट या फिर मॉडिफाई या रिमूव कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे परमिशन दी जाए यूज़र को तो खुद की टेबल क्रिएट करके वो डाल सकता है। तो क्रिएट कमांड दोनों ही जगह देखने को मिलता है, पर ये बाउंडेशन के हिसाब से चलता है। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब ये हो गया डेटाबेस को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, उसके अंदर टेबल बनने के बाद में कैसे डेटा इंसर्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, अपडेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करेंगे। ये कमांड्स यहाँ पे आते हैं, ये यूजर लेवल के होते हैं। अब हम उस लेवल पे हैं, उससे पहले एक बार मैं वो बता दूं कि डीएमएल दो हिस्सों में बटी हुई होती है, प्रोसेसरल एंड नॉन प्रोसेसरल। अब प्रोसेसरल का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा, आप सी के प्रोग्राम की बात करते हैं हम। ठीक है, सी, फोर्ट्रॉन, कोबोल, जावा, इनमें जो प्रोग्राम्स बनते हैं ये प्रोसेसरल है। क्यों? आप रन टाइम पे, यानी कि पहले आप प्रोग्राम बनाते हो कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा रन टाइम पे पहले मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, फिर उसके अंदर कौन कौन से कॉलम बनेंगे, उनकी वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है, उनके डेटा टाइप्स क्या होंगे, उनके अंदर कितनी स्ट्रिंग है, उनके अंदर मेमोरी लोकेशन कितना है, फिर उसके अंदर आप वैल्यू डालोगे, वैल्यू इंसर्ट होगी, इस तरह से। तो ये सब रन टाइम पे हो रहा है। तो ये सब एक प्रोसीजर के थ्रू हो रहा है, यानी कि क्या डेटा यूजर को चाहिए और उसे कैसे जो है एक्सेस करवाना है, यानी कि डेटा क्या चाहिए प्लस उस तक पहुंचने का तरीका, एक्सेस का तरीका भी, ये दोनों ही चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है। तो ये आ जाता है आपका प्रोसीजर में, बिल्कुल प्रोसीजर दे रखा है। जबकि नॉन प्रोसीजर में कोई प्रोसीजर नहीं, डायरेक्ट आपको जो चाहिए बस डेटा जो चाहिए वो आपको देना है, बस खाली कि मुझे ये डेटा चाहिए, कैसे लाना है वो डेटाबेस का टेंशन है। तो जो प्रोसीजर होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे इवन PL SQL जो हमारे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हमारे जो SQLs हैं ये खुद प्रोसीजर पे वर्क करते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये डेवलपर लेवल का पार्ट है, तो वो खुद एक प्रोग्राम बनाया जाता है वहाँ पे पूरा। ठीक है, तो वो प्रोसीजर को फॉलो करेगा। लेकिन जब एडमिन या यूजर लेवल की बात करें जहाँ सीधे हम कमांड्स दे रहे हैं, फंक्शंस यूज कर रहे हैं सीधा, तो ये नॉन प्रोसीजर है। क्यों? आपको सोचिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और ये वैल्यू डालिए टेबल क्रिएट हो गई। आपको लगता है कि ये डायरेक्ट कोई प्रोग्राम है? ये सिर्फ एक कमांड है। ठीक है, तो ये नॉन प्रोसीजरल है, बस मुझे डेटा चाहिए, मुझे कैसे भी ला करके दो, वो कैसे करना है वो सिस्टम का टेंशन है। लेकिन
जहाँ पे एक्चुअल प्रोग्राम्स की बात आती है, सॉफ्टवेयर की बात आती है, वहाँ प्रोसीजर फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो प्रोसीजर में चला जाता है। तो यहाँ पे जो हम बात करें DML में, वो हो गया हमारा नॉन प्रोसीजरल। ठीक है, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके कमांड्स बताते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अब बात करते हैं DML के। जैसे मैंने बताया कि प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल दो हिस्सों में होती है। प्रोसीजरल का एग्जांपल मैं दे चुका हूँ कि जो भी सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएंगे, एक्चुअली एप्लीकेशंस बनाई जाती है, वो कोडिंग का इस्तेमाल करके एक प्रोसीजरल वे में की जाती है। जैसे कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर खुद एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। ठीक है, जबकि नॉन प्रोसीजरल में डायरेक्ट हमारे पास में फंक्शंस होते हैं, कमांड्स होते हैं, जिन्हें हमें सीधा अप्लाई करना होता है। तो प्रोसीजर के अंदर सिंपल सा कि आपको जो डेटा चाहिए और वो कैसे हासिल करना है, ये दोनों ही चीज़ें बतानी पड़ेगी, प्रोसीजर बताना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ मुझे डेटा चाहिए, अब वो कंप्यूटर का टेंशन है उसको कैसे मुझे शो करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नॉन प्रोसीजरल के अंदर कुछ कमांड जो कि यूज़र को मिलते हैं, क्योंकि DML यूज़र लेवल की लैंग्वेज है, जहाँ पे टेबल्स से बनी बनाई मिलती है। उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना, डेटा सेलेक्ट करना, डेटा को अपडेट करना, मॉडिफाई करना, डेटा को डिलीट करना या रिमूव करना या टेबल को लॉक करना, इस टाइप के कमांड्स जो हैं यूज़र को मिलते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ टेबल बना रखी है SID नेम एंड क्लास। यहाँ पे मैंने वैल्यूज इंसर्ट कर दी, 3 SID है, 01, 02, 03, नाम दे दिए मैंने एक बार कुछ भी ABC XYZ ZXAB। क्लास मैंने दिए 5th, 8th एंड 12th। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले सपोज जैसे अगर मैं इंसर्ट कमांड अप्लाई करता हूँ, तो इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट, ओके, SID 01 एंड देन नेम ABC क्लास 5th। तो मैं जैसे एंटर करूँगा ये वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो ये इंसर्ट कमांड काम करता है। ठीक है, सेलेक्ट, हमें टेबल में से कोई स्पेसिफिक पार्ट या पूरी टेबल ही शो करानी हो तो सेलेक्ट काम में आता है। अपडेट, टेबल के अंदर किसी भी एक पार्ट को या किसी टपल को या किसी कॉलम को या किसी रो को अगर अपडेट करना हो तो उसके लिए काम में आता है। लेकिन हाँ, कॉलम को अपडेट करने के लिए आपको स्पेसिफिक पैरामीटर डिफाइन करने होंगे। मॉडिफाई, किसी रो के अंदर कोई वैल्यू उसको मॉडिफाई करना है, पुरानी वैल्यू हटा के नई डालनी है, तो ये तो अपडेट और मॉडिफाई में फ़र्क क्या है। ठीक है, अपडेट का मतलब ये होता है पुरानी वैल्यू भी रिकॉर्ड में हमेशा के लिए रहेगी डेटाबेस के, लेकिन अभी शो नई वाली होगी जो लेटेस्ट है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर हमेशा रिकॉर्ड रहेगा पहले ये वैल्यू थी, बाद में चेंज होकर कि ये हुई है, अपडेट होकर कि ये वैल्यू हुई है। ठीक है, तो लेकिन मॉडिफाई में पुरानी वैल्यू पूरी हट जाती है, उसकी जगह नई वैल्यू रहेगी और रिकॉर्ड में से भी पुरानी वैल्यू हट जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। डिलीट, किसी पोर्शन को डिलीट करने के लिए, रिमूव, किसी पोर्शन को रिमूव हटाने के लिए। अब रिमूव डिलीट में फ़र्क क्या है? डिलीट का मतलब ये हो गया कि डेटा डिलीट ही हो गया परमानेंटली। ठीक है, अब वो रिकॉर्ड में भी नहीं रहा। लेकिन रिमूव कि यहाँ से हटा दो, लेकिन वो रिकॉर्ड में हमेशा रहेगा कि ये पार्ट रिमूव किया गया है। लॉक टेबल, लॉक टेबल का मतलब किसी टेबल को टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए लॉक कर देना। अब ऐसा क्यों कि देखिए, जब कोई टेबल के अंदर अगर हमें लगता है कि यार ये डेटा बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और ये डेटा ब्रीच हो सकता है, कोई अगर इस टेबल को एक्सेस कर ले, तो इसको एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए रीड ओनली मोड में डाल दिया। आप देख तो सकते हो पर आप उसको एक्सेस या मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो एक तरह से लॉक टेबल हो गया है। और मोस्टली जो किया जाता है कॉन्करेंसी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये टेबल मेरी बनी हुई है, मैंने क्या किया, मुझे पूरी टेबल शो करानी है, तो मैं कमांड क्या दूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। अब यहाँ पे वर्ड टेबल लिखना जरूरी नहीं है, आपकी चॉइस पे आप डायरेक्ट नाम दोगे तो भी वो टेबल शो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर सब चीज़ें टेबल ही हैं, तो अलग से टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। पर चूंकि यहाँ पे अभी हम लाइव नहीं रन कर रहे हैं, इसलिए मैंने टेबल वर्ड लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। तो ऐसा होते ही ये पूरी टेबल यूक्यू हमें शो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पूरी टेबल शो ना करानी हो, कुछ स्पेसिफिक पार्टी शो करानी हो, जैसे कि मुझे क्या चाहिए, खाली नाम और आईडी चाहिए, तो सेलेक्ट SID एंड नेम फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ टर्मिनेशन क्लोज लगा दूँ तो ये खत्म हो जाएगा। तो उस टेबल के अंदर जितने भी SID और नेम है सबकी लिस्ट में सामने आ जाएगी एक साथ, यानी कि एक तरह से इस तरह से टेबल दिखेगी। लेकिन मैंने वो इसके अंदर स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी, वही SID = 02, यानी कि स्टूडेंट टेबल में से खाली वही वैल्यू मुझे दिखाओ जहाँ पे SID जो 02 है। तो मैं टेबल जो डेटाबेस है वो टेबल में गया, यहाँ पे देखा उसने 02, तो उसके आगे का नेम और क्लास मुझे शो कर दी। लेकिन क्लास क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि मैंने यहाँ पे फिर से ऊपर कॉलम दे रखे हैं, SID और नेम ही शो करना है, जिसकी SID 02 हो, तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के DML लेवल के जो कमांड्स होते हैं वो यूज़र को परमिशन देते हैं कि वो डेटा इंसर्ट, अपडेट, रिमूव, मॉडिफाई, डिलीट इस तरह से जो है टास्क परफॉर्म कर सके। ये यूज़र लेवल के कमांड्स हैं, तो ये होता है DML। अब हम आगे बढ़ते हैं DCL पे, जिसे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या फिर डेटा कमांड लैंग्वेज भी हम बोल सकते हैं। मोस्टली इसे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ही बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं DCL की, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा कि एडमिन जो होते हैं वो कैसे टेबल्स को बनाते हैं, डेटा कैसे टेबल को जो है मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन DCL क्या होता है? ठीक है,
टेबल ऑटोमेटिक बनने के बाद में कस्टमर उसके यूज़र जो है उसके अंदर डेटा इंसर्ट, अपडेट, मॉडिफाई, डिलीट करते रहते हैं। एडमिन भी टेबल में लगातार चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन ये सारे जो चेंजेस है ये खुद ब खुद सेव कैसे हो रहे हैं, इसके लिए पहले से ही जो है प्रोग्राम्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। वो कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आते हैं। इन शॉर्ट, डेटाबेस या फिर डेटाबेस का डेटा या फिर डेटाबेस के यूज़र्स, इनको किस तरह के कंट्रोल एक्सेस मिलेंगे कि ये जो ऑटोमेटिक सेव प्रोसेस या ऑटोमेटिक अपडेट प्रोसेस जो चलता है डेटाबेस का, उसके अंदर अगर कोई इंटरफेयर करना चाहे तो उसे कितनी परमिशन है, किस तरह का एक्सेस उसे दिया हुआ है, इसी को कंट्रोल एक्सेस बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कोर प्रोग्रामिंग में जाकर के चेंजेस करने की पावर, ठीक है। एडमिन ने टेबल बनाई, उसी के पास पावर होती है वो टेबल को चेंज कर सके, लेकिन उसके लिए उसको परमिशंस दी जाती है, ठीक है। यूज़र को जैसा मैंने बताया वो क्रिएट कमांड का मैंने एग्जांपल दिया था, यूजर्स को भी अक्सर ये कमांड मिलता है, लेकिन उसके लिए उनको परमिशन दी जाती है। तो ये जो परमिशंस देने का जो काम होता है डेटाबेस को, डेटा को या फिर यूजर्स को, ये सब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। आपको ध्यान है, आप जब भी कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम जो होता है वो एक ही सीक्वेंस में नहीं होता, वो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, जिसे हम लेवल बोलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब आप लेवल पूरा क्लियर कर लेते हैं तो आपके सिस्टम पे या ऑनलाइन जहाँ पे आप खेल रहे हैं, आपके नाम से वो लेवल कंप्लीट शो करता है, सेव दिखाता है आपके। तो जब आप अगली बार वापस उस गेम में जाएंगे तो दिखाएगा कभी तक आप इतने इतने लेवल जो है क्रॉस कर चुके हो। आप चाहो तो उन लेवल को फिर से खेल सकते हो, लेकिन आप उनको क्रॉस कर चुके हो तो डायरेक्ट जो नया लेवल है वहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर के खेलना शुरू कर सकते हो। तो यानी कि पूरा लेवल कंप्लीट होने के बाद में जो आपका गेम सेव हुआ है और आप आगे बढ़ रहे हो, उसी टाइप का कुछ एग्जांपल है कमिट। जब आप डेटाबेस के अंदर कोई एक सेगमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। यहाँ पे आकर के कमिट कर दिया गया कि भाई ये पार्ट अब इसके अंदर चेंजेस नहीं करने, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को कमिट बोला जाता है, ठीक है। अब अगला आता है रोल बैक। अब रोल बैक का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम ये सेव पॉइंट समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब आप किसी भी लेवल में गेम खेल रहे हो तो कोई टफ लेवल आता है तो वहाँ पे क्या आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि पूरा लेवल कंप्लीट करने के बाद ही गेम सेव नहीं होगा, बल्कि मल्टीपल जगह सेविंग पॉइंट्स दिए होते हैं, आप वहाँ तक पहुँच जाते हो तो वहाँ तक का आपका गेम सेव हो जाता है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि भाई आप नेक्स्ट थोड़ा ब्रेक लेकर के वापस उसी पॉइंट से आप आगे बढ़ सकते हो। आपको ए से बी पे आप आए, बी पे आपने उसको सेव कर दिया, थोड़ी देर आप गेप लेकर के दिन आप सी पे जा सकते हो, ठीक है। आपको पूरा लेवल क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे भी बताया गया, उसी को सेव पॉइंट बोला जाता है। जब कोई सेगमेंट चल रहा है डेटाबेस का, ठीक है, उस सेगमेंट में सपोज जैसे पूरा सेगमेंट कंप्लीट नहीं हुआ पर मिड पॉइंट तक आके कहीं पे हम चाह रहे हैं कि एक बार यहाँ तक का डेटा सेव हो जाए, तो क्या किया जाएगा, सेव पॉइंट कमांड जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ तक जिस सेगमेंट तक डेटाबेस अभी पहुँचा उस सेगमेंट तक का सारा डेटा जो है एक तरह से कमिट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि एक डायनेमिक पॉइंट, एक रन टाइम पे कमिट पॉइंट बन गया और वहाँ तक का डेटा सेव हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इस काम में आती है, पूरा लेवल कंप्लीट होने के बाद सेव करना, मिड लेवल में जो है सेव करना। लेकिन अगर इन दोनों ही जगह पे कहीं पे भी मुझे लगता है कि यार ये जो लास्ट पॉइंट था, सपोज जैसे पॉइंट ए पे मैंने कमिट किया था, फिर पॉइंट बी पे मैंने वापस कमिट किया है, अब मैं चाह रहा हूँ नहीं यार ए से बी के बीच में जो भी है ये ठीक नहीं है, इसको पूरा रिमूव करना है, हटा नहीं है, तो सीधा रोल बैक कमांड करूँगा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ए तक का जितना भी वर्क था उसको वापस अनडन कर देगा, हटा देगा उस पूरे वर्क को ही। रोल बैक का मतलब ही यही हो गया, ठीक है। देखिए कारपेट के एग्जांपल से समझते हैं। आप एक कारपेट लीजिए, उसे भी बिछा दीजिए रोल करके। अब आपको नहीं यार ये कारपेट अच्छा नहीं, हटाओ, तो वापस कारपेट रोल करके हम हट गया, भाई कारपेट पूरा ही हट गया। सिमिलर वे में ए पॉइंट पे डेटा सेव था, वहाँ से मैं बी तक पे आया हूँ, लेकिन मुझे ए से बी के बीच का वक्त समझ नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ पूरा रिमूव हो जाए, तो मैं रोल बैक अप्लाई कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक जो है जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक के बीच का रोल बैक लगाया है डेटा वहाँ तक का सारा हट जाएगा पूरा, जैसे कभी वो हुआ ही ना हो। इसी को रोल बैक बोलते हैं। उसी तरह से सेव पॉइंट में भी कर सकते हैं कि ए और बी के बीच में भी कहीं पे मैंने एक टेम्परेरी पॉइंट एक्स बनाया था, यहाँ पे आकर के मैं रुक गया, मैंने यहाँ तक डेटा सेव कर रखा है, तो फिलहाल मैं बी तक नहीं पहुँचा हूँ, खाली ए से एक्स तक पहुँचा हूँ, तो मुझे इसको भी रोल बैक करना है, तो मैं सेव पॉइंट से लेकर के इसको लास्ट मेन पॉइंट तक रोल बैक कर सकता हूँ। यानी रोल बैक करने के लिए आपको करंट पोजीशन से डेस्टिनेशन पोजीशन आपको डिफाइन करनी होगी, एंड रोल बैक अप्लाई करती वहाँ तक का सारा डेटा जो भी प्रोसेसर ऑपरेशंस परफॉर्म हुए सब कुछ हट जाएगा, ये रोल बैक होता है। अब बात करते हैं ग्रांट, रिवोक, व्हाट इज दिस। देखिए ओरेकल हो गया, एसक्यूएल हो गया, ठीक है, DB2 हो गया, तो ये जितने भी जो यूजर्स हैं जो कि डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, ये जो एडमिन लेवल पे हैं या फिर यूज़र लेवल पे हैं, इनको किस तरह की परमिशंस दी गई है, ठीक है, किस तरह के ट्रांजेक्शन्स वो कर सकते हैं, ये सारी परमिशंस
उन्हें ग्रांट की जाती है, अलॉट की जाती है। वही क्रिएट वाला एग्जांपल जो मैंने बताया था, ध्यान है कि क्रिएट वापस डीएमएल में कैसे आता है, अगर किसी यूजर को वहाँ से परमिशन दे दी जाए, उसको परमिशन ग्रांट कर दी जाए, वो टेबल क्रिएट कर सकता है। तो ये परमिशन इस तरह से देना, इसके लिए ग्रांट कमांड का यूज़ किया जाता है। ये अप्लाई करने के बाद में आपको यूज़र का आईडी या फिर यूज़र का जो कोड है वो डिफाइन करना होगा जिसको आप ये परमिशन देना चाह रहे हैं। वैसे इंडिविजुअल यूज़र के लिए नहीं होता है, ये एक ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए हो सकता है। ठीक है, आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा था ना, अक्सर एक्सेस डिनाइड, आपको परमिशन ही नहीं है, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, आप एंटर ही नहीं कर सकते। क्यों? आपकी परमिशन जो थी पहले आपको दे रखी थी, बाद में उस परमिशन को हटा दिया गया। तो कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है कि जो यूजर्स हैं, ठीक है, वो किस हद तक जाकर के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग लेवल पे परमिशन देना, उसके लिए ग्रांट कमांड काम में आता है। और अगर ये परमिशन वापस हटानी है, खत्म करनी है, तो रिवोक कमांड काम में आता है। उससे जिन यूजर्स को जो जो परमिशन मिली हुई थी, उन यूजर्स के साथ अगर रिवोक अप्लाई कर देते हैं तो उनकी परमिशन डिनाइड हो जाएगी। अब आते हैं सेट ट्रांजेक्शन। देखिए, सेट ट्रांजेक्शन का भी मतलब यही हो गया कि यूजर्स ने जो उनको परमिशन दी हुई थी, जिस तरह के ट्रांजेक्शन्स वो कर रहे थे, तो अब उनकी परमिशन को, अगर यहाँ पे तो देखिए परमिशन पूरी हट जाएगी, रीड एंड राइट दोनों तरह की परमिशन उनको थी। ठीक है, यानी कि वो चेंजेस भी कर सकते थे, वो देख भी सकते थे, एक्सेस भी कर सकते थे और चेंजेस भी कर सकते थे। लेकिन रिवोक लगाते ही वो पूरी तरह से परमिशन दोनों ही हट गई, ना तो वो अब उसको एक्सेस कर सकते हैं, ना उसको रीड राइट कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि उनको रीड की परमिशन तो अभी भी रहती है, पर ट्रांजेक्शन के उनके जो परमिशन थी, ट्रांजेक्शन मतलब कमांड्स पास करने की या कमांड अप्लाई करने की जो उनको फैसिलिटी दे रखी थी, वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है। तो इसको सेट ट्रांजेक्शन कमांड के अंदर डाला जाता है। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स है। देखिए, यहाँ पे जो कमांड्स लिखे हुए ये बेसिक कमांड्स हैं। जब हम एक्चुअली एसक्यूएल के प्रोग्राम्स बनाना शुरू करेंगे तब हम सारे कमांड्स को डिटेल में समझेंगे। ये खाली बेसिक एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं। तो DCL के अंदर सिंपल सा है, डेटा या डेटाबेस है, डेटाबेस यूजर्स के ऊपर जो है परमिशंस उनको अप्लाई करना, किस हद तक वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आती है। इनका यूजर से कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है, बल्कि ये प्रोग्रामिंग के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। और उस फ्लो को यूजर कैसे एक्सेस या मॉडिफाई कर सकते हैं, उस परमिशन को ग्रांट करने या फिर रिमूव करने के काम में आती है। ये होता है DCL। अब लास्ट पार्ट हमारा बचता है वो है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। देखिए, ये अलग से कोई पार्ट, आप इसको वैसे मानते तो हैं बट अलग से कोई पार्ट होता नहीं है। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूँ इसको। DQL या डेटा क्वेरी लैंग्वेज, आपको ध्यान है मैं बार बार क्वेरी लिख रहा था अलग अलग। ठीक है, जैसे मैंने क्वेरी लिखी थी, वापस लिख देता हूँ मैं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, ये मैंने क्वेरी लिखी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट टेबल नेम है, सेलेक्ट एक कमांड है, तो ये स्टार और फ्रॉम ये चीज़ें क्या है, ये कीवर्ड्स हैं, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है, ये फंक्शन का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आती हैं कि भाई कमांड और फंक्शन को तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा, एक्स्ट्रा वर्ड्स को, एक्स्ट्रा कैरेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो इनके लिए पहले से ही मेटा डेटा क्रिएट करके डेटा डिक्शनरी में डाल दिया जाता है। सिंपल सा है, आपसे कोई लैंग्वेज, आपसे सपोज जैसे आपको हिंदी आती है, लेकिन कोई आपसे आकर के अगर इंग्लिश में कुछ पूछे तो आपको समझ में नहीं आएगा वो पूछ क्या रहा है, फिर वो इशारों से समझाएगा तो शायद आप समझ सकें, उसको आंसर दे सकें। लेकिन मेन पार्ट क्या होता है कि भाई लैंग्वेज कम्युनिकेशन पे आप उसकी बात समझ नहीं पाए। तो सिमिलर वे में भाई जो एडिशनल पार्ट जो है क्वेरी का, उसको कौन डिफाइन करेगा, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके DQL या डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आती है। ठीक है, तो और एक और चीज़, DQL जो है एक्चुअली DDL और DML दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर जितनी भी तरह की क्वेरीज आती है, जितने भी तरह के कमांड्स आ रहे हैं, वो सभी DQL का ही हिस्सा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, DQL इज नथिंग एल्स, क्वेरी अप्लाई करते वक्त जो एडिशनल पोर्शन होता है उसका मेटा डेटा क्रिएट करके उसको परमिशन ग्रांट करवाना, साथ के साथ DDL और DML के जितने भी कमांड्स और फंक्शंस वर्क कर रहे हैं उन सब के कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करना, उनको वैलिडिटी दिलवाना, ये सब डेटा क्वेरी लैंग्वेज का हिस्सा है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में। DDL, DML, DCL, DQL चारों ही इसके टाइप है, इनके कमांड्स और टेबल पूरी आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कोई फीडबैक या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप इसी तरह की वीडियोज़ को देखना चाह रहे हैं तो। इस वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट मैंने बताया है वो एज ए नोट्स फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस इस सीरीज़ में बनाए हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।